पढ़ाई करेंगे। पद व्यवस्था भाग 1। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पद व्यवस्था भाग 1 में हम लोग किस किस चीज को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में। तो इन 3 चीजों की पढ़ाई जो हम पद व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे भाग 1 में, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? हिंदी व्याकरण में हम लोग एक एक करके बहुत चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि जो सबसे पहले हमारे लिए जानना, जो हिंदी व्याकरण की पढ़ाई के लिए जानना जरूरी होता है, वो जरूरी होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी हम पूरी परिभाषा ही एक बार देखते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी और भाव का बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, प्राणी का या किसी भाव का बोध होता है। यहाँ पे हम संज्ञा के कुछ उदाहरण पे ध्यान देते हैं। लड़का, जिससे कि किसी व्यक्ति के होने का बोध हो रहा है। आगरा, जिससे कि किसी स्थान का बोध हो रहा है। हाथी, जिससे कि किसी जीव अथवा प्राणी का बोध होता है। बचपन, बचपन जिससे कि छोटे बच्चे के बचपन का या बचपन का भाव उत्पन्न होता है, छोटे बच्चे का ख्याल आता है, ये एक भाव है। दवार, दवार जिससे कि एक वस्तु का बोध हो रहा है। दवार जिससे कि स्याही रखा जाता है, उसका बोध हो रहा है, यानी कि वस्तु का बोध हो रहा है। अगले चरण में हम लोग देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो विस्तार में तो संज्ञा के कई भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उन भेदों को पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण में पढ़ना जरूरी होता है और जिसका ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके मुख्य 3 भेद हैं। मुख्य 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। यहां पर सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जिस चीज से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण है, जिसे आप देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अमर, किसी विशेष व्यक्ति का, अमर नाम के किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। गीता, जिससे कि खास एक पुस्तक का या वस्तु का बोध हो रहा है। रामायण, एक खास पुस्तक का बोध हो रहा है। हिमालय, गंगा, यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, इससे विशेष चीज का, विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो रहा है और ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब अगली बार में आगे हम लोग देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिससे कि
संपूर्ण जाति का बोध होता है, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं, वरना पूरी संपूर्ण जाति का बोध होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण है। कबूतर, तोता, शहद, गांव, हिरन, गुलाब। जैसे कबूतर या तोता, हिरन, ये इनको अगर हम ध्यान दें तो कबूतर कहने से पूरी कबूतर जाति का बोध हो रहा है। अगर हम तोता बोलते हैं तो पूरे जो तोता की जाति होती है उसका बोध हो रहा है। शहर यानी कि कोई भी शहर, यानी कि पूरा शहर, देश विदेश जहां के भी पूरे शहर का बोध हो रहा है। गुलाब यानी कि जितने भी प्रकार के गुलाब होते हैं पूरी गुलाब जाति का बोध हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिससे कि किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे मैं आपको आगे पढ़ाना चाहूंगी कि जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद हो जाते हैं। ये छूट गया था, हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में भी कि जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जिससे कि किसी तरल पदार्थ का बोध होता है। इसके उदाहरण है सोना, चांदी, दूध, तेल आदि। दूध और तेल ये तरल पदार्थ है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब यहाँ पे है सोना और चांदी। आपको पता ही होगा कि सोना भी तरल रूप में होता है, जिसे प्रक्रिया जिसे जब आभूषण वगैरह बनाया जाता है तो उसे सॉलिड यानी कि ठोस रूप में लाया जाता है। तो ये सभी आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि सोना, चांदी, दूध, तेल इत्यादि। दूसरा है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे कि पूरे समूह का बोध होता है। जैसे ही हम उस शब्द का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कोई ग्रुप, कोई समूह, संघ, इस टाइप की बातें हमारे दिमाग में आती है। जैसे सेना, आप देखिए सेना बोलने के साथ ही आपको ध्यान में आएगा कि आर्मी की कोई सेना है, फौज, पूरी एक सेना की पूरी टीम। सभा, सभा का नाम आते ही लगेगा कि कहीं कोई सभा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, यानी कि समूह में। कक्षा, कक्षा कहने के साथ ही हमारे दिमाग में क्या आता है, कक्षा, और कक्षा में ढेर सारे बच्चे, यानी कि समूह में बैठे हुए बच्चे। अब आगे हम लोग संज्ञा के तीसरे भेद पे आते हैं। संज्ञा के तीसरा भेद था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, इसे पहले समझ लेते हैं। जिस चीज से चीजों की अवस्था, गुण, दोष, दशा, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से मैं बताती हूं। जिससे कि चीजों की अवस्था, गुण, दोष, दशा, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, क्रोध, ये उदाहरण है। बचपन, क्रोध, वीरता, न्याय, अच्छाई इत्यादि। अब बचपन से, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि बचपन से एक छोटे बच्चे का बोध होता है। क्रोध यानी कि गुस्सा, क्रोधित होना, इससे व्यक्ति के क्रोधित स्वभाव का पता चलता है। वीरता यानी कि कोई व्यक्ति अगर वीर है तो उसका ये स्वभाव, या आप कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व का एक पक्ष है तो वो वीर है। तो ये सभी जो हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अच्छाई, बुराई, ये सभी जो हैं भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भी, यानी कि जो भाववाचक संज्ञा है
इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको संज्ञा के 3 भेद के बारे में बताया, और जो संज्ञा के 2 और अन्य भेद हैं, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। गणनीय संख्या उन्हें कहते हैं जिसे कि हम गिन सकें। गणनीय संज्ञा वो है जिसे कि हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसकी कि हम गिनती कर सकते हैं। और अगणनीय संज्ञा उसे कहते हैं जिसे कि गिना नहीं जा सकता है, जिसे कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये दोनों भी संज्ञा के 2 भेद हैं, जिसको कि कभी कभी व्याकरण में हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी। मेरा ख्याल है कि पद व्यवस्था के अंतर्गत अभी जो आपने संज्ञा के बारे में विस्तार से जाना है, उसका अगर आप पूर्णतः अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा से संज्ञा के बारे में जान लेंगे। अगले क्लास में हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और सर्वनाम के बारे में भी विस्तार से जानेंगे।